हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल अ बोर्ड ऑफ नॉलेज। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रैटेजिक रोड इन उत्तराखंड। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। इन दिस वीडियो हम न्यू लिंक रोड जो उत्तराखंड में बनाया गया है उस रोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उसे बनाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नेपाल ने उसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स अपने रेज़ किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंडिया का व्यू क्या था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और नेपाल किस ट्रीटी के बिहाफ पे ये अपने कॉन्सिक्वेंसेस रेज़ कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम गौरव शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट। सी द वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रोड इज ऑफ इट्स लोकेशन। ठीक है, तो ये जो रोड है जो ओरिजिनेट करता है उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट करके दारचूला होता है हुए ये लिपू लेक तक जाता है। ठीक है, तो सो रोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम गटिया बार पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दारचूला एंड टर्मिनेट्स एट लिपू लेक पास द गेटवे टू मानसरोवर। ठीक है, तो ये जो रोड है अगर मैं आपको दिखाऊं पास में तो ठीक है, देखिए ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, बिल्कुल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए दारचूला होते हुए ये लिपू लेक पास तक जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिपू लेक के पास में ही हमारा जो चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, वो बिल्कुल सटा हुआ है। और ये भी एक पास है जहाँ से चाइना इंडिया में इंकर्शन कर सकता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा था कि जो अभी भी मतलब वहाँ पे ट्रूप्स हैं, अभी भी इनफैक्ट ट्रूप्स वहाँ पे हैं। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से चाहे तो चाइना इस लिपू लेक पास के थ्रू भी होके हमारे इंडिया में आ सकता है। और ये लिपू लेक पास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारे मानसरोवर जाने वाले पिलग्रिम्स हैं, जो हमारे दर्शनार्थी हैं, वो मानसरोवर जाते हैं इसी पास से होते हुए। ठीक है, सो दिस रोड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक, सो ये हो गया उसके पूरी की पूरी जो जानकारी, ये रोड कहाँ से शुरू होती है कैसे होते हुए, आपको ये पूरा मैप में दिख रहा होगा। आप एक बार फिर से देख लो। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ दिस रोड रेंजेस फ्रॉम 6,000 फीट टू 17,000 फीट। जो इस रोड का जो एल्टीट्यूड है, जो इसकी जो रेंज करती है 6,000 फीट टू 17,000 फीट के बीच में ये रेंज करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसे बनाने में कितनी डिफ़िकल्टीज BRO ने फेस की होगी। कोई बात नहीं। इट इज़ अबाउट 80 किलोमीटर लेंथ। ये इसका लेंथ टोटल 80 किलोमीटर है, लेकिन अभी देखिए पूरा नहीं बना हुआ है, 5 किलोमीटर ऐसा जैसा BRO ने बताया है कि 5 किलोमीटर बचा हुआ है, और ये इस साल के एंड तक कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब जो इंडिया रोड बनाया है उसके बेनिफिट्स होंगे तभी उसने बनाया होगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिकली दिस रोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इंडियन ट्रूप्स कैन रीच एट चाइना बॉर्डर एट फास्ट पेस। ठीक है, पहले भी रीच कर सकते थे, पहले जो ज़्यादा टाइम लगता वो कम टाइम में ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ज़्यादा ट्रूप्स, ज़्यादा लॉजिस्टिक सपोर्ट हम पहुंचा सकते हैं लिपू लेक पास तक। ठीक है, ईजी फॉर पिलग्रिम्स गोइंग टू मानसरोवर विच टुक 2 to 3 वीक्स विल बी कम्प्लीटेड इन 1 वीक। जो पहले 2 से 3 वीक हुआ करता था वो अब 1 वीक में ही हम पहुंच सकते हैं। कहाँ तक? मानसरोवर तक। ठीक है, जिसकी वजह से देखो फ़ायदा क्या होगा, अब ज़्यादा लोग पिलग्रिम्स करने जाएंगे बिकॉज पहले जो बूढ़े लोग, मतलब जो पहले ज़्यादा उम्र वाले लोग जिनको बैठे बैठे दिक्कत होती थी, वो सोचते यार 2-3 वीक लगेंगे जाने में, रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स होगी, तो चलो कोई बात नहीं हम अगले साल जाएंगे। लेकिन अब तो 1 वीक में ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए 1/3 ऑफ टाइम जो है अब कंज्यूम करेगा बस। जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हुआ करती थी, मेनली एक्सीडेंट्स जो हम सुनते थे कि पूरी की पूरी बस ही चली गई खाई के अंदर, इस वजह से इतने पिलग्रिम्स, वो मतलब अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए बिकॉज अब रोड अच्छा बन चुका है। ठीक है, तो अब टाइम जब कंज्यूम करेगा तो प्रोपोर्शनली जो एक्सीडेंट्स होते थे वो भी अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। टिल लास्ट ईयर रोड यूज्ड बाय पिलग्रिम्स कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ इंडियन साइड एंड 80% ऑफ चाइना रोड। तो पहले जो टिल लास्ट ईयर मतलब पिछले साल तक जो रोड्स पिलग्रिम्स यूज़ करते थे वो 20% इंडिया का बनाया हुआ रोड, और 80% जो था वो रोड हुआ करता था वो चाइना का बनाया हुआ रोड हुआ करता था। ठीक है, बट आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन, लेकिन अब बनने के बाद 84% ऑफ रोड विल बी इंडियन एंड 16% विल बी जस्ट चाइनीज। सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा डिफरेंस लेके आ गया है ये रोड। सो दिस रोड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा इतना अच्छा रोड बनाया गया है तो डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की गई होंगी। तो मेनली जो BRO के जो डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, उन्होंने कहा
कि कंस्ट्रक्शन वाज हैम्पर्ड बाय कांस्टेंट स्नोफॉल, वहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, स्टीप राइज इन एल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से आपको जानते हैं, आप लोगों के बीच में भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी जो कंस्ट्रक्शन का काम था उन्होंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि हम इस टाइम जो फेवरेबल टाइम होगा इस टाइम पे ही हम करेंगे। ठीक है, मेनली वो समर में ही करते थे, बिकॉज समर में थोड़ा सा वहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा रहता है कंपेरेटिवली इन विंटर्स। सो दे कंस्ट्रक्टेड अबाउट जस्ट 5 months इन अ ईयर, बस वो 5 महीने ही पूरे साल में काम कर सकते थे। ठीक है, ही ऑल्सो सेड दैट बीआरओ लॉस्ट मेनी लाइव्स, ठीक है, ये बहुत ही बुरी बात है, एंड मेनी इक्विपमेंट्स ड्यू टू न्यूमरस फ्लैश फ्लड क्लाउड बर्स्ट, बट इन लास्ट 2 years बीआरओ आउटपुट हैज़ इंक्रीज बाय 20 times। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, क्लाउड बर्स्ट फ्लैश फ्लड तो हैं ही, साथ साथ लैंडस्लाइड्स भी बहुत होती है वहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स जो है लॉस हुआ है बीआरओ का। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने ये भी कहा कि डिस्पाइट दिस मेनी ऑड्स, हमारा जो आउटपुट पिछले साल से इस साल के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा है, नॉट 20%, 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने बस यही दिखाने की कोशिश की है कि देखिए ये जो है ये लैंडस्लाइड है। सोचिए कि ये रोड जो बनाया पूरा रोड है, अब इसे फिर से बनाने में कितना टाइम लगेगा, और ये दिस इज़ अबाउट द स्नोफॉल, इसे हटाना फिर रोड कंस्ट्रक्ट करना, इट इज़ वेरी टेडियस वर्क, बट स्टिल द हेड्स ऑफ टू बीआरओ, इन्होंने इतना अच्छा काम किया और उन्होंने ये रोड बीइंग टाइम बना लिया। हाँ, अगर मैं इस रोड के बारे में एक और चीज़ बताऊँ, बहुत ही अच्छी बात, तो ये रोड जो है 2005 से ही जो आर्मी इसे डिमांड करती थी कि हमें चाहिए ये रोड, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट 2005 से बनते बनते सोचिए आज 15 साल हो गए, तब ये जाके रोड भारत को मिला है। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। ठीक है, ओके। सो अब ये रोड तो बन गया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई हमने रोड बना लिया है जो लिपू तक जाती है, पिलग्रिम्स के लिए बनाया है मेनली। लेकिन अब नेपाल ने फिर कंसर्न किया, अपना कंसर्न उठाया कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल सेड इन स्टेटमेंट दैट दिस रोड पासेस थ्रू इट्स टेरिटरी एंड इंडिया शुड रिस्पेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, भारत को उसकी अखंडता का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नेपाल का कहना है। एम्फेसाइज देयर क्लेम ऑन लिपू लेक एज पर ट्रीटी ऑफ सगोली ऑफ 1816। मैं बताऊंगा आगे कि ट्रीटी ऑफ सगोली क्या है, इसके क्या क्या मतलब क्लॉज है, किसके बीच में साइन किया गया, कब साइन किया गया। ठीक है, एज पर ट्रीटी टेरिटरीज ईस्ट साइड ऑफ रिवर काली बिलोंग टू नेपाल एंड दोज इंक्लूड लिम्पीधुरिया, काला पानी एंड लिपू लेक। आप ये काला पानी जो है इसे आप उसे मतलब ये मत सोच लीजिएगा जहाँ पे काला पानी जेल था। ठीक है, वो काला पानी जेल अंडमान में है, ये काला पानी हम नेपाल और हिमाचल बॉर्डर पे, उत्तराखंड बॉर्डर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, जो फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है अभी तक मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तो उन्होंने रिवर काली या फिर आप महाकाली कह सकते हैं उसको, ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल ये रिवर काली ऐसे बह रही है तो इसे ही बोल दिया कि ये हमारा बॉर्डर है। लेकिन अब रिवर तो रिवर है भाई, उसे तो इधर उधर मतलब उसका वो अपना कोर्स चेंज करते रहती है, फॉर मतलब टू बी मोर अगर मैं बताऊँ तो कभी वो इस तरफ चली गई, कभी वो ऐसे आ गई, तो पर्सपेक्टिव चेंज होता रह गया। इंडिया सोचता था कि ठीक है रिवर काली यहाँ पे बह रही है तो ये हमारा यहाँ तक हमारा है, कभी कभी नेपाल बोलेगा कि नहीं रिवर काली तो यहाँ तक बह रही है तो यहाँ तक हमारा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस इंडिया और नेपाल के बीच में ये क्या बोलते सिचुएशन रेज हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इस फोटो में मैंने आपको यही शो करने की कोशिश की कि आप देखिए ये है महाकाली रिवर बेसिन, ये है महाकाली रिवर बेसिन। ठीक है, तो कभी कभी भारत सोचता था कि यहाँ तक भारत का बॉर्डर है, नेपाल सोचेगा कि यहाँ तक नेपाल का बॉर्डर है, तो इसकी वजह से ये मतलब ये जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि यही सिचुएशन ये इसी की वजह से मेनली रेज हुआ है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वही सेम दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये शो किया गया है कि महाकाली रिवर कैसे फ्लो करता है और सेम उसे ही बाउंड्री बना दिया गया था। देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्लो करता है और उसे ही बाउंड्री बना दिया गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे ट्रीटी ऑफ सुगोली के बारे में। तो चलिए, ट्रीटी ऑफ सुगोली जो था साइंड ऑन December 1815। हमने तो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया कि ट्रीटी ऑफ सुगोली ऑफ 1816, बट ये साइन हो गया था 2 December 1815 को ही, बट उसे रेक्टिफाइड किया गया और फिर उसे जब लागू किया गया 4 March 1816 को। और ये किसके बीच में साइन हुआ था? बिटवीन पेरिस, वार्सो
ऑफ इंडियन, जो भारत का ब्रिटिश शासन उसके रिप्रेजेंटेटिव थे पेरिस बर्गशॉ, और जो नेपाल का जो गुरखा अम्पायर था, उनके जो राजा थे राजा गुरु गजराज मिश्रा, इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। और ये ट्रीटी इसलिए साइन हुई थी क्योंकि जो नेपाल का जो गुरखा एम्पायर था वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू किया था। आप अगर इस मैप में देखें तो ये पहले का है, मतलब जब गुरखा एम्पायर हुआ करता था ये उस वक्त का है। तो आप देखेंगे कि गुरखा एम्पायर अपने एरिया को बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। ये देखिए यहाँ पे दिल्ली है, इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया था। और इधर साइड में अगर आप थोड़ा सा इस मैप को अगर नीचे अगर होता तो मैं आपको दिखाता कि ये जो कोलकाता है उसके करीब में भी पहुंच गया था। तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ये थोड़ा घबरा गए कि अगर ये गुरखा, और आपको मैं बता दूं कि गुरखा जो थे फाइटिंग में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका जो मैकेनिज़्म था फाइटिंग का, या फिर उनकी अंदर जो इच्छा शक्ति थी अपने दमखम को दिखाने का, बढ़ चढ़ के दिखाने का, वो बहुत ज़्यादा थी। जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ और उन्होंने एक गुरखा राइफल्स ही बना दिया था। वो भी अगर आप जानना चाहेंगे तो ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, आपको बता ही देता हूँ। गुरखा राइफल जो उन्होंने रेज कर दिया था बिकॉज दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय देयर फाइटिंग स्किल्स। ओके, तो उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई और उन्होंने कहा, ब्रिटिश ने गुरखा एम्पायर से कहा कि आप अपने टेरिटरी को कम कीजिए और हम आप पे राज नहीं करेंगे। अगर आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में एक ऐसा ही यही एक देश है जिसके ऊपर किसी ने आज तक राज नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, अब इंडिया का स्टैंड क्या है, सॉरी, ओके, तो मैं इसमें अब ट्रीटी होने के बाद जो नेपाल का जो बॉर्डर्स था वो मतलब यूनिफाई कर दिया गया। अगर आप देखें तो यहाँ पे गढ़वाल को भारत में मिला लिया गया, कुमाऊँ को, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये गढ़वाल, ये कुमाऊँ रीजन है, इसे भारत में मिला लिया गया। गढ़वाल रीजन है, इसे भी भारत में मिला लिया गया। इधर साइड में सिक्किम को भी भारत में मिला लिया गया। तो उस वक्त जो नेपाल का जो गुरखा एम्पायर था, उन्होंने ये पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रीटी साइन हो गई तो उन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ठीक है, आप यहाँ तक ही रहो, हम आप पे राज नहीं करेंगे, हम आपको कॉलोनाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब लेट्स कम टू इंडियाज़ व्यू, जो इंडिया का व्यू है। तो इंडिया की तरफ से अनुराग श्रीवास्तव, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, सेड दैट द रोड फॉलोज द प्री एग्जिस्टिंग रूट यूज्ड बाय पिलग्रिम्स फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने बस जो प्री एग्जिस्टिंग रूट था, ठीक है, जो पहले से रूट बना हुआ था, उसको हमने उसी रोड को हमने अच्छा कर दिया है, उसको हमने मतलब बेटर कर दिया, उसको यूज़ हम करने के लिए, ठीक है। इंडिया हैज़ इम्प्रूव द रोड फॉर द ईज़ एंड कन्वीनियंस ऑफ पिलग्रिम्स मतलब दर्शनार्थियों की आसानी के लिए, मतलब उनके लिए, ताकि वो दर्शन करने आसानी से जा सकें, उनके लिए हमने ये रोड बनाया है। फॉर लोकल्स एंड फॉर ट्रेडर्स, मेनली फॉर लोकल्स एंड फॉर ट्रेडर्स, इंडिया इज़ कमिटेड टू रिजॉल्विंग आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इशू थ्रू डिप्लोमेटिक डायलॉग। इंडिया ने ये भी कहा कि अगर नेपाल को अपना कंसर्न है तो नेपाल हमसे आके डिप्लोमेटिक डायलॉग से हम इस जो भी कॉन्फेडरेशन हो रखी है, जो भी हमारे बीच इशू है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो यूनिक रिलेशनशिप हम बोलते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, वो डैमेज हो सकता है। आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि अभी हाल का ही न्यूज़ है कि जो नेपाल के उनकी जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने चार या 5 बिहार के लोगों को अपने एरिया में घुसने की वजह से उनके ऊपर गोलियां चला दी, उससे एक आदमी मर भी गया। तो जो पीपल टू पीपल जो हमारा जो कनेक्शन रिलेशनशिप है वो डैमेज हो सकता है। और जो नेपाल के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो गुरखा राइफल है, जिन्होंने भारत के लिए अपनी खून बहा दी, ठीक है, भारत की सेना में सर्विस करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि गुरखा राइफल इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी, वन ऑफ द बेस्ट राइफल जो हमारे पास है, ठीक है। तो उनके सेंटीमेंट को तो कुछ ऐसा हर्ट नहीं होगा। ये तो बस क्या बोले, ये तो बस एक पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है बस इस इशू को, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो ट्रीटी ऑफ पीस जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था 1950 में, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था
कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो था, जो ट्रीटी ऑफ पीस है, उसके एक आर्टिकल में लिखा हुआ ये भी है कि अब ट्रीटी ऑफ पीस आने के बाद जो भारत और नेपाल के बीच में जितनी भी ट्रीटीज़ हुई हैं पहले, वो सारे नलिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये भी वन ऑफ द क्लॉज है। ठीक है, दिस ट्रीटी ऑफ पीस में। ओके, और अगर इस ट्रीटी के बारे में और बताऊं तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो इंडियंस हैं वो नेपाल में जाके अपने व्यापार के लिए वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। एक ओपन बॉर्डर होना चाहिए, इंडिया नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर होगा जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये भी था कि नेपाल जो है भारत की ज़मीन को यूज़ कर सकता है अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन को इंपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर भारत कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है उस ट्रीटी में। ठीक है, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो दिस स्लाइड में मैंने यही शो करने की कोशिश की गई है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि जो नेपाल की जो पार्लियामेंट है, ये कल की ही न्यूज़ है, जो हिंदुस्तान टाइम की न्यूज़ है, कि नेपाल पार्लियामेंट क्लियर्स न्यू मैप शॉर्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स ऑन बाउंड्री रो। जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हम बात करेंगे, हम इसे बात करके रिजॉल्व करेंगे, लेकिन नेपाल की जो पार्टी है अभी, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उसकी वजह से क्या है कि उन्होंने मतलब अपने क्या बोलते हैं लोअर हाउस, इनका यहाँ पे जैसे हमारा राज्यसभा लोकसभा है, यहाँ पे लोअर हाउस अपर हाउस है, तो अपने लोअर हाउस में इसे पास करवा लिया। और आपको एक बात बताऊँ तो इन्हें पूर्ण बहुमत भी मिली। ठीक है, एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं गया, सबने इसको वोट किया कि हाँ बिल्कुल ये मैप होना चाहिए। और ये सेकंड जो मैंने अभी बताया था, 1 बिहार फार्मर डेड, 2 इंजर्ड इन फायरिंग बाय नेपाल पुलिस, एग्जैक्टली हैपेंड इन नेपाल बॉर्डर। ठीक है, तो यही है जो मतलब भारत और नेपाल के जो बीच में रिलेशंस है वो बहुत ही मतलब ख़राब हो सकता है अगर ऐसा नेपाल कहा तो। और इसके ऊपर जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ नरवणे साहब ने ये भी कहा कि जो नेपाल जो है वो किसी और के कहने पे ऐसा कर रहा है। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो ये है बिहेस्ट ऑफ समवन। ठीक है, नेपाल इज़ द काठमांडू इज़ एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ समवन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो काठमांडू जो भी कर रहा है वो किसी और के कहने पे कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट किसके लिए बोला है मोहन मुकुंद नरवणे जी ने। बट नेपाल की तरफ से भी स्टेटमेंट इशू किया कि हम ऐसे टॉक्स के हम ऐसे गैर रिस्पॉन्सिबल बयान नहीं देते हैं। तो इंडिया को भी थोड़ा सा अब इसे बहुत ही अच्छे से टैकल करना पड़ेगा इस इशू को, बिकॉज इंडिया का जो नेपाल एक बफर एक्ट करता है चाइना और इंडिया के बीच में। नेपाल जो एक बफर स्टेट है, सो नेपाल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज़ पर इंडियाज़ डिफेंस। आप अभी देख ही रहे होंगे, हमारे न्यूज़ में आ रहा है कि अलॉन्ग LOC, पूरे LOC पे जो है चाइना ने अपने ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया है। ठीक है, इंडिया भी अपने ट्रूप्स को बिल्डअप कर रहा है। तो यही एक पार्ट है जहाँ पे इंडिया को इतना इतना फोकस नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हम अगली वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel if you get something new to know, and please share it to your friends, your families, ताकि उनकी भी नॉलेज बूस्टअप होते रहे। थैंक यू वेरी मच।